कश्ती कैसे काबू करेंगे? देखो कहीं किनारे पर कोई कश्ती नजर आई तो उससे पार कर लेंगे। मैं मुस्कुराया। कुछ कपड़े पहनकर खासा सुकून मिला था। जीना एक तरफ नीम दराज चुप बैठी थी। इसका चेहरा सुता हुआ था। इसने अब तक जो वक्त गुजारा था वो एक औरत की हिम्मत से ज्यादा ही था। मैंने दिल में तस्लीम किया कि वो एक बाहौसला और दलेर औरत थी। मुझे ताज्जुब था कि जान गरे ने उसे किस तरह जेर कर लिया। मैं जरा खिसक कर जान गरे के करीब आया। कल रात तुमने क्या चक्कर चलाया था? वो मुस्कुराया। तजर्बा बरखुदार है और तुम्हें खुदा ने बाज ऐसी रगें दी हैं जिन्हें दबाते ही ये बिल्कुल मौम हो जाती हैं। वो मानी खेज अंदाज में बोला, वैसे एक बात है, आज तक जितनी औरतों के करीब आया हूं ये इनसे मुख्तलिफ है। मैंने सुना है तमाम औरतें मुख्तलिफ होती हैं, टीवी के मुख्तलिफ ब्रांड की तरह। हकीकत अंदर से सब एक सी होती हैं, एक फंक्शन पर काम करती हैं और एक जैसी तफरी देती हैं। औरतें चीज नहीं होती हैं। मैंने तरदीद की, वो भी हमारी तरह इंसान होती हैं। चलो ऐसा ही सही, लेकिन दुनिया में इनकी हैसियत आराई से ज्यादा नहीं है। ये तुम लोगों की मुतअस्सिबाना सोच है, वरना मशरिक में औरत को नस्लों की तामीर करने वाली समझा जाता है। औरतों के सबसे ज्यादा हकूक मशरिक में गस्ब किए जाते हैं। वो बदमज़गी से बोला, हालांकि हकूक तुम लोगों ने गस्ब किए हैं औरतों को इसके बुनियादी मकाम से महरूम करके इसे अपनी तफरीह का जरिया बना लिया है। बिला वजह की बहस मत करो यार, जिन्हें गुसीले लहजे में बोली। मशरिक हो या मगरिब, मर्द ने अक्सर औरत का इस्तेहसाल ही किया है। एक दूसरे को इल्जाम मत दो। तुम दुरुस्त कह रही हो, मर्द ने अक्सर औरत को दबाया है। मैंने इससे इत्तिफाक किया, लेकिन इसमें कसूर औरत का भी है जिसने अपना असल मकाम फरामोश कर दिया है। हम तीनों की हालत खस्ता थी। चांदगरे की टांग में गोली लगी थी, मेरी पुश्त पर भी गोली का जख्म था। जीना थकी हुई थी और मैंने महसूस किया कि इसकी तबीयत खराब हो रही है। शायद ये पानी में भीगने का असर था जो बर्फ से ज्यादा सर्द था। वो एक कोने में सुकड़ कर कांपने लगी थी। क्या हुआ? मुझे सर्दी लग रही है, वो लरजते हुए लहजे में बोली। सर्दी तो सबको लग रही है, मैंने उसे तसल्ली दी, मगर मुझे खदशा हुआ कि शायद उसे हाइपोफोबिया हो रहा है। इस कैफियत में जिस्म रफ्ता रफ्ता अपनी हरारत खोने लगता है। 90 दर्जे फ़ारेनहाइट पर गशी तारी हो जाती है और अगर दर्जा हरारत 87 दर्जे फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो दिल रुक जाता है और जाहिर है इंसान वफात पा जाता है। मैंने उसका हाथ थामा जो बर्फ की तरह सर्द हुआ जा रहा था। मैंने अपनी गीली जैकेट ऊपर से उस पर डाल दी, लेकिन इसका लर्जना कम नहीं हुआ। चांदगरे भी परेशानी से उसे देख रहा था। जिसने मुझे कश्ती संभालने को कहा और खुद उसके पास चला गया। उसने जीना को खुद से लिपटा लिया। इस तरह वो उसे हरारत पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। दरिया नशीबो फराज से गुजर रहा था। जहां गुजरगाह जरा तंग होती थी वहां दरिया बिफर जाता था। मैं कश्ती को ज़रियाब चट्टानों से बचाने की कोशिश कर रहा था। दरिया रफ्ता रफ्ता नीचे जा रहा था। दाएं बाएं जहां तक नजर जाती थी बर्फ पड़ी थी। जंगलों के दरमियान से गुजरते हुए मुझे बाज़ जगहों पर जमीन और बहता पानी नजर आया। इसके सिवा बर्फानी तूफान ने हर जगह बर्फ की तह जमा दी थी। हम सफर करते हुए निस्फ घंटा गुजर चुका था। मैंने जानगरे की तरफ देखा और कश्ती का इंजन बंद करते हुए इसे किनारे से लगा दिया और खुशकी पर कूद कर कश्ती को जरा ऊपर खींच लिया। तुम लोग रुको, मैं जंगल से लकड़ी तलाश करके लाता हूँ। मैंने सोचा था कि चप्पू का काम हम लकड़ी से ही ले सकते थे। जानगरे ने मुझे रोका, रुको, इसे हरारत की जरूरत है वरना यह मर जाएगी। मैं मुस्कुराया, अब तुम्हें इसकी जिंदगी की फिक्र है। इसे जंगल में ले चलो, हम वहां आग जलाकर इसे हरारत दे सकते हैं। और कोई तलाश करता हुआ आ गया तो? मैंने कश्ती की तरफ इशारा किया। इसे कहाँ छुपाएंगे? चांदगरे ने इर्द गिर्द देखा और फिर जरा आगे वागे झाड़ियों की तरफ इशारा किया। वहां छुपा सकते हैं, हम कश्ती को छुपा सकते हैं, लेकिन बर्फ पर इसे घसीटते जाने के निशानात कैसे छुपाएंगे? मैं ये सब नहीं जानता, इसे बचाना अहम है। कोई भी आ जाए मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। वो चुनचुला गया। मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ, अपनी जान से ज्यादा अहम इसे बचाना है। काश तुम हर शख्स के बारे में ऐसा ही सोचते। मेरे लिए जीना अहम है, प्लीज इसे बचाओ। मैंने जीना को बाजू पर उठा लिया। तुम कोशिश करके कश्ती को आगे लाओ, कहीं पानी इसे बहा न ले जाए। दरख्तों के अंदर सर्दी की शिद्दत, खुली फिजा और दरिया की सतह की निस्बत कम थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं थी कि जीना को इससे हरारत मिलती। इसे हरारत पहुंचाने के लिए आग जलाना अशद जरूरी था। मैंने एक साफ जगह देखकर इसे लिटा दिया। चांदगरे जतन करके कश्ती को ऊपर खींच लाया था। मैंने इसकी मदद की और कश्ती को झाड़ियों के अक्कम में पहुंचा दिया। असलिया इस पर छोड़कर हमने सिर्फ अपनी राइफलें ली थी। मैंने झाड़ियों का मुआयना किया। इनकी शाखें मोटी और खुश्क थीं। चांदगरे को घास जमा करने को कहकर मैंने चाकू से झाड़ी की खुश्क शाखें काटनी शुरू कर दी। जब तक मैंने ढेर जमा किया, चांदगरे इधर उधर से खुश्क घास जमा कर चुका था। उसे जमा करके इन पर झाड़ियों की शाखें जमाई। लाइटर से आग दिखाने पर जरा देर में शाखें धुएं के साथ चलने लगी। मैंने सहारा देकर जीना को इनके करीब कर दिया। हरारत से उसे सुकून मिला था।
लेकिन उसका लरज़ना कम नहीं हुआ था। 5-10 मिनट बाद उसका लरज़ना फिर से बढ़ गया था। बैरूनी हरारत भी उसे फायदा पहुंचाने में नाकाम रही थी। सर्दी उसकी रगे पैर में सरायत कर गई थी। जानगरे कुछ सोच रहा था। अचानक उसने मुझसे कहा, यूसुफ तुम यहां से जाओ। क्यों? मैं चौंका था। उसने मुझसे नजरें चुराई। मैं इसे हरारत पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब समझकर मैं खड़ा हो गया। ओके, जब तक मैं आवाज न दूं इधर मत आना, जानगरे ने कहा। मैं इनके पास से उठकर कश्ती के पास आ गया था। वक्त गुजारी के लिए मैंने मजीद खुश खास जमा की। इस पर झाड़ी से शाखें काट कर डाली और लाइटर से आग दिखा दी। जरा सी देर में मैं इसकी हरारत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैंने अपनी जैकेट भी आग पर खुश कर ली, फिर से पहनकर अपनी जर्सी खुश की। खून आलूद जैकेट फेंकती थी। गुज़िश्ता 3-4 घंटे में पहली बार सुकून मिला था, वरना सर्दी और खास तौर से यख पानी ने हाथ पैरों की हरारत छीन ली थी। कोई पौन घंटे बाद मुझे जानगरे की आवाज़ आई। वो मुझे बुला रहा था। लहजे की चहगार से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो अपने मकसद में कामयाब रहा था। मैं दरख्तों तले पहुंचा तो जानगरे हरारत ताप रहा था और जीना अपने बाल बांध रही थी। मुझे देखकर उसके गाल तमतमा गए थे। उसने लरज़ना बंद कर दिया था। चेहरे की रंगत और आंखों की चमक बहाल हो चुकी थी। अब कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक। उसने प्यार से जानगरे की तरफ देखा। मैंने महसूस किया कि उसकी पतलून जख्म वाली जगह से फिर से सुर्ख हो रही थी, यानी खून रिसने लगा था, मगर वो इससे लापरवाह लग रहा था। जीना उसके पास आ बैठी थी। इसे लगकर हरारत तापने लगी। मैंने मशवरा दिया, अपने अपने कपड़े और जूते खुश्क कर लो। इन्होंने लिबास के गीले हिस्से और जूते उतार कर आग पर खुश्क किए। झाड़ी की शाखें हैरत अंगेज तौर पर हरारत बख्श साबित हुई थी। हम इस जगह रुके हुए 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया था और अब दोबारा चलने का सोच रहे थे कि ऊपर से हेलीकॉप्टर की गर्ज सुनाई थी। वो दरिया के ऊपर से गुजरा था। हम सब ने एक दूसरे को देखा। हमारे ज़हनों में एक ही सवाल था कि क्या ये हेलीकॉप्टर हमारी तलाश में था, वरना इस मौसम में इस इलाके में हेलीकॉप्टर उड़ाने का क्या मकसद हो सकता था। किश्ती झाड़ियों के दरमियान में महफूज थी। मैं उठकर बाहर आया। हेलीकॉप्टर मुखालिफ सिमत में दरिया के ऊपर ही परवाज करता जा रहा था। वो इतनी दूर जा चुका था कि उसकी साख्त का अंदाजा लगाना दुश्वार था। मैं वापस आया। मेरे मुकाबले में जीना और जानगरे इतने फिक्रमंद नहीं थे। वो एक दूसरे में खासे मगन नजर आ रहे थे। जीना बीबी ने जानगरे के मामले में यू टर्न लिया था और अब वो इससे वाहियाना अंदाज में चिपकी थी। मेरा अंदाजा है ये उन लोगों का हेलीकॉप्टर है, मैंने कहा। मेरा भी यही ख्याल है, जानगरे ने सर हिलाया। इसलिए हमें कुछ देर और यहाँ रुकना चाहिए। मुझे भूख लगी है, जीना मनमना कर बोली। हमें खाने के लिए कुछ तलाश करना होगा। जानगरे ने मेरी तरफ देखा, यानी मुझे। मैंने गहरी सांस ली। कोई फल या सब्जी तो मिलने से रही। मुमकिन है कोई जानवर मिल जाए। पिस्तौल ले जाना, राइफल से आवाज गूंजेगी, जानगरे ने मशवरा दिया। मुझे भी पता है, मैंने खुश्क लहजे में कहा और उठकर दरख्तों से आगे बढ़ गया। मेरा ख्याल था कि कोई खरगोश मिल जाएगा, लेकिन खासी दूर निकलने के बाद भी कोई खरगोश तो क्या चूहा या गिलहरी तक नजर नहीं आए। जंगल बिल्कुल खाली था या जानवर अपने ठिकानों पर दुबके हुए थे। रास्ता भटक जाने के ख्याल से मैं वापस आने लगा था कि एक झाड़ी में हलचल हुई और इसमें से एक छोटा सा बारहसिंगा निकल कर भागा। मैंने बेख्तियार उस पर फायर किया। गोली उसकी अकबी टांग पर लगी। वो गिरा और दोबारा उठकर भागने की कोशिश की। इस बार मैंने उसकी दूसरी टांग को निशाना बनाया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इससे पहले कि वो ठंडा पड़ता, मैंने अल्लाहु अकबर कहकर उसके गर्दन पर छुरी चला दी। यह बच्चा था, मगर हमारे लिए काफी से ज्यादा था। जब मैं उसे उठाकर वापस पहुंचा तो जीना और जानगरे हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हो गए। वो हमें पता ही नहीं चला कि तुम कब आए, जानगरे खिफत से बोला। दुश्मन आ जाता तो इसके सामने भी यही उजर पेश करते। मैंने तंज किया, तुम हनीमून पर नहीं आए हो? जानगरे चुप रहा, लेकिन जीना चीख कर बोली, तुम जेलस हो रहे हो। मैं हंस दिया। जानगरे तुम्हें बताएगा कि मैं किस किस्म का आदमी हूं। मैं बारहसिंगे की खाल उतारने लगा। साहिर हमें इस काम में अनाड़ी था। जानगरे ने दूसरा चाकू लेकर मेरी मदद की। हमने गोश्त उतारा और शाखों में परोकर इसे आग पर भूनने लगे। ये काम जीना कर रही थी। गोश्त की इश्तहा अंगेज खुशबू फैली तो सबका मूड ही खुशगवार होने लगा। जब हम सादा से तिक्के खा रहे थे तो एक बार फिर हेलीकॉप्टर की आवाज आई। मैंने उठकर देखा, इस बार वो इस सिमत जा रहा था जहां से हम आए थे। गोया उसे नाकामी पर वापस बुला लिया गया था। हम तीनों ने फैसला किया कि दिन के बजाय रात में सफर करेंगे, तब तक इस जगह रुकेंगे। जानगरे ने अलाव में मजीद लकड़ी डाली और हम आराम करने लगे। तुम थके हुए हो, सो जाओ, मैं और जीना पहरा देंगे, जानगरे ने पेशकश की। पहरा ही देना कहीं? मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो दोनों झींप गए थे। मैंने अलाव के करीब लेट कर आंखें बंद कर ली थी और जरा देर में सो गया। एक और मार धाड़ और कुछ तो खून से इबारत दिन थल गया था। जब जानगरे ने मुझे जगाया, चीना एक तरफ बेखबर सो रही थी। उसने मरने वाले हमला आवर की इजाफी जैकेट ओढ़ रखी थी। जानगरे की आंखें भी बोझल और सुर्ख हो रही थी। चाहे जख्म की तकलीफ से उसे बुखार हो गया था।
4 घंटे बाद मुझे जगा देना, हम रवाना होंगे। मैंने उठकर अलाव में मजीद लकड़ियां डाली। चाय चांदगरे और चीना मजीद लकड़ियां काट कर लाए थे। इसके अलावा उन्होंने पत्थरों की मदद से दरिया की समत एक दीवार से बनाई थी ताकि अलाव की रोशनी बराह रास्त उस तरफ से नजर न आए। गोश्त कम रह गया था, यानी ये नया नया आशिक जोड़ा दीगर मशागल के साथ ताम में भी मसरूफ रहा था। मैंने 12 सिंगे के ढांचे से बचा कुचा गोश्त भी निकाल लिया। इसमें से कुछ खाया और बाकी इसकी खाल के एक टुकड़े में लपेट कर महफूज कर लिया। भरपूर आराम करके मैं ताज़ा दम हो चुका था। जानगरे ने मुझे 7 घंटे सोने दिया था। यकीनन उसे मेरी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो चाहता था कि मैं इसके और चेना के रोमांस में मुखल न हूं। जब वो बिल्कुल थक गए थे तब जानगरे ने मुझे जगा दिया था। मैंने उठकर कश्ती पर मौजूद असलहे का जायजा लिया। यह इतनी मिकदार में था कि हम किसी छोटी मोटी फौज का मोर्चा बंद होकर मुकाबला कर सकते थे। मैंने राइफलें साफ की जिनके मैगजीन में गोलियां कम थीं। इनमें नए मैगजीन लगाए। जो मैगजीन निकाले थे इनकी गोलियां निकाल कर इन्हें फेंक दिया कि बिला वजह बोझ उठाने का क्या फायदा। जिन्हों ने मरने वालों की जेब से पैसे भी निकाल लिए थे। ये मजमूई तौर पर कई हजार पाउंड थे जो हमारे काम आ सकते थे। इसके अलावा जानगरे के पास भी रकम थी। अगर हम किसी आबादी तक पहुंच जाते तो हमें माली मसला न होता। मैंने एक बोतल निकाली और दरिया पर जाकर इसका यख बस्ता पानी पिया। रात के वक्त ठंड ज्यादा थी। अगर अलाव ना होता तो हम दरख्तों तले भी मुंचमंद होकर रह जाते। जानगरे ने मुझे 8 बजे उठाया था और वो चाहता था कि 12 बजे सफर किया जाए, जबकि मेरे ख्याल में हमें अंधेरा होते ही रवाना हो जाना चाहिए था। जानगरे ने अपनी खरमस्तियों में खासा वक्त जाया किया था, मगर अब क्या हो सकता था। वो थका हुआ सो रहा था और मैं उसे वक्त से पहले नहीं उठा सकता था। 12 बजे मैंने उसे और जीना को उठाया। चलने का वक्त आ गया है। जानगरे को बुखार हो रहा था। मैंने रुमाल हटाकर उसका जख्म देखा। वो खराब तो नहीं था, मगर इसमें फिर भी कुछ न कुछ इन्फेक्शन हो गया था। इसकी वजह से और इससे ज्यादा जख्म की तरफ से बेपरवाह रोमानी सरगर्मियों की वजह से जानगरे को बुखार हुआ था। मैंने जीना के साथ कश्ती पानी में उतारी। इसे वहीं छोड़कर सामान को कश्ती में मुंतकिल किया और आखिर में जानगरे को ले जाकर लेटाया। 2 अदद चिपटी लकड़ियां चप्पू के तौर पर रख ली थी। इस मकाम पर दरिया का पाट वसी था और बहाव भी तेज था। मुझे उम्मीद थी अगर रास्ते में कोई मसला न हुआ तो सुबह तक हम इस जगह से 100-125 मील दूर निकल जाएंगे। मैंने भाव में आते ही चप्पू संभाल लिए थे। चीना को छोटी सी टार्च दे दी थी जो एक हमला आवर के पास से मिली थी। इसका काम था वक्फे वक्फे से टार्च रोशन करके मुझे रास्ता दिखाती रहे ताकि मैं बेखबरी में किसी चट्टान पर कश्ती न चढ़ा दूं या किसी आबशार में ना जा गिरे। मगर दरिया में ढलान इतनी तेजी से आई कि मैं नहीं देख सका था। चीना 1-1 मिनट के वक्फे से 5 सेकंड के लिए लाइट रोशन कर रही थी। उसने जब दोबारा टार्च रोशन की तो ढलान शुरू हो चुकी थी, जिस पर पानी बेपनाह तेज रफ्तारी से बह रहा था। मैंने चिल्लाकर जीना को टार्च रोशन रखने को कहा और लकड़ी के चप्पुओं की मदद से कश्ती का तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश करने लगा। इस जगह दरिया में बड़ी बड़ी चट्टानें भी थीं। कश्ती इनसे रगड़ खाती और टकराती तेज धारे पर बह रही थी। मैं कश्ती के अगले हिस्से में आ गया। एक हाथ से इसका हुक थामा और दूसरे हाथ से लकड़ी की मदद से कश्ती को चट्टानों से दूर रखने लगा। जैसे ही कोई चट्टान नजदीक आती मैं उस पर लकड़ी टिकाकर कश्ती का रुख दूसरी समत कर देता। जीना मेरी अक्कम में खड़ी रोशनी दिखा रही थी। जानगरे जा गया था और अपने तवाजुन बरकरार रखने के साथ असलहे को भी दरिया बुर्द होने से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी 2 राइफलें झटकों की वजह से दरिया में जा गई थी। इस जगह पानी का उछाल इतना ज्यादा था कि हम बमुश्किल खुद को कश्ती में कायम रखे हुए थे। मैं आज भी सोचता हूं तो मुझे हैरत होती है कि उस रात न जाने कैसे हम दरिया में जाने से महफूज रहे थे। हालांकि हमारे पास चप्पू तक नहीं थे। कश्ती बेशुमार बार चट्टानों से टकराई। इनके ऊपर से गुजरती हुई इसके पैंदे से रगड़ लगी, मगर वो सुराग से महफूज रही। ढलान जैसे अचानक शुरू हुई थी, इसी तरह अचानक खत्म भी होगी और कश्ती एक बार फिर पुरस्कून दरिया में बहने लगी थी। मुझे और जीना को कुछ देर यकीन नहीं आया। हम झांक झांक कर दरिया की सतह को घूरते रहे और जब यकीन हो गया कि खतरनाक हिस्सा गुजर चुका है तो हम बेजान से होकर कश्ती में गिर गए। मुश्किल से 10-15 मिनट की इससे जोर आजमाई ने कम से कम मेरी सारी जान खींच ली थी। जीना का हाल मुझसे भी बुरा था। वो गठड़ी से बनी कश्ती के फर्श पर गिरी थी। मैंने जानगरे से कहा, तुम टार्च लेकर जरा सामने नजर रखो, कहीं फिर कोई खतरनाक हिस्सा ना आ जाए। जानगरे जीना से टार्च लेकर आगे चला गया। मैंने अपनी खुराक के जखीरे का जायजा लिया और उसे महफूज पाकर सुख का सांस लिया। इस वीराने में वो हमारी वाहिद खुराक थी। अलबत्ता असलहे में से कई राइफलें और मैगजीन्स कम नजर आ रहे थे। बहरहाल इनकी इतनी अहमियत भी नहीं थी। असल चीज अपनी जान थी और वह बच गई थी। चंद मिनट बाद मेरी हालत संभल गई थी। जानगरे को आराम करने के लिए भेजकर मैंने टार्च भी खुद संभाल ली। इसके सेल खासे ताकतवर थे जो अब तक चल रहे थे। कश्ती के फर्श पर पानी उछल उछल कर जमा हुआ था। इसे निकास के रास्ते से निकाला। एक बार फिर नमी और सर्दी ने हमला किया था। चीना और जानगरे लरज रहे थे। तुम दोनों एक दूसरे से लिपट जाओ,
मैंने मशवरा दिया तो जीना उससे लिपट गई। इनके ऊपर मैंने इजाफी जैकेट डाल दी। दरिया न जाने किस तरफ जा रहा था। बहरहाल उम्मीद थी कि ये किसी न किसी शहर या कस्बे से जरूर गुजरेगा। अगले 4 घंटे तक कोई खास बात नहीं हुई। सुबह 7 बजे हल्की सी रोशनी हुई थी। मेरा ख्याल था कि अब हमें कोई ठिकाना तलाश कर लेना चाहिए था जहाँ कश्ती भी छुपाई जा सके। दुश्मन सुबह होते ही हमारी तलाश शुरू कर देता, मगर दुश्मन ज्यादा चालाक था। उसने मुकम्मल सुबह का इंतजार नहीं किया। हेलीकॉप्टर अचानक ही नमूदार हुआ था। मैंने आवाज सुनकर पलट कर देखा और चीख कर जानगरे और चेना को होशियार किया, दुश्मन सर पर आ गया है। जानगरे की हालत रात भर के आराम से ज्यादा चीना की गुर्बत ने बेहतर बनाई थी। उसने जल्दी से एक राइफल उठाई। चीना भी हड़बड़ा कर उठ गई थी। मैंने इंजन की डोरी खींचते हुए इससे पूछा, तुम्हें कश्ती चलानी आती है? मैं संभाल लूंगी। होशियार, वो हमला करने वाले हैं, जानगरे चिल्लाया। कश्ती को लहराते हुए चलाओ और दरिया के किनारे छुपने के लिए कोई मौजूद जगह भी तलाश करो। चीना को समझाकर मैं भी राइफल लेकर जानगरे के पास आ गया था। कॉप्टर से सचमुच हमले की तैयारी की जा रही थी। इसकी बुलंदी बतदरीज कम हो रही थी। फिर मैंने उसके बाएं पहलू को सामने आते देखा। इसमें एक स्याह वर्दी पोश LMG साख्त की कन लिए बैठा था। कन किसी जगह फिक्स थी। इसने हैंडल घुमाते हुए इसका रुख कश्ती की जानिब किया। चीना मेरी हदायत के मुताबिक इसे लहरा रही थी। इस वजह से गोलियों के पहले बौछार खासे फासले पर दरिया में गिरी। बतदरीज हेलीकॉप्टर हमारे नजदीक आ रहा था। मसला ये था कि दरिया के दोनों जानिब झाड़ियां थीं और कहीं उतरने की जगह नजर नहीं आ रही थी। हम पानी में छलांग लगाकर भी नहीं बच सकते थे। ऊपर मंडलाते कातलों से बच भी जाते तब भी दरिया का पानी जानलेवा हद तक सर था। दूसरा ब्रस्ट हमारे ऊपर से गुजर कर दरिया में जरा आगे गिरा। इसके बाद उसने मुसलसल ही फायरिंग शुरू कर दी थी। इसका अंदाज बता रहा था कि वो हमें जल्द अज जल्द खत्म करना चाहता है ताकि वापस जाकर नाश्ता कर सके। चीना बाहर से कश्ती लहरा रही थी। हेलीकॉप्टर हमारी राइफलों की हद से बाहर ही था, लेकिन फिर भी हमने कई बार जवाबी फायरिंग की। इससे ये फायदा हुआ कि कॉप्टर हमारे ज्यादा नजदीक नहीं आया था और दूर से इसकी गोलियां हमसे दूर ही गुजर रही थी। फिर शायद झुंझलाहट में पायलट ने हेलीकॉप्टर नजदीक लाना शुरू कर दिया। चीना बोली, जरा आगे एक जगह नजर आ रही है, हम वहां उतर सकते हैं। यह बात शायद हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी भांप ली थी, इसलिए वो तेजी से हमारे नजदीक आ रहा था। गोलियां भी नजदीक से गुजर रही थीं। कॉप्टर की मशीन गन में यकीनन बेल्ट बॉक्स मैगजीन था, इसलिए गनर बेफिक्र होकर फायर कर रहा था। मैंने राइफल सिंगल शॉट पर लोड की और चीना से कहा, कश्ती सीधी चलाओ। क्या कह रहे हो, हमें खून देगा? जानगरे बौखला कर बोला। सिर्फ 5 सेकंड के लिए। जैसे ही मैं बंद कहूं बोर्ड सीधी करके स्पीड बंद कर देना। मैं राइफल सीधी की ओर गनर का निशाना लेने लगा। लहराने से निशाना दुरुस्त नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने जैसे ही 1 कहा, जीना ने कश्ती लहराना बंद करके इंजन की रेस सिफर कर दी थी। कश्ती यकदम से रुक गई और कॉप्टर तेजी से नजदीक आने लगा। इसका पायलट और गनर हमारी सरकत से बौखला गए थे। जैसे ही मैंने महसूस किया कि गनर निशाने पर है, सांस रोक कर मैंने फायर कर दिया। मैंने गनर को झटका खाकर पीछे जाते देखा, लेकिन इससे पहले वो एक ब्रस्ट मार चुका था। जानगरे ने भी कॉप्टर को नजदीक आते देखकर फायर खोल दिया था। मैंने भी ब्रस्ट पर लाकर पूरा मैगजीन ही खाली कर दिया। अचानक कॉप्टर के पहलू से धुआं सा निकलने लगा था। मैंने नारा लगाया। हमारी कोई गोली कारगर हुई थी। खतरा भांपते ही कॉप्टर तेजी से पसपा होने लगा। गनर के बारे में मुझे यकीन था कि वो मरा नहीं, तब भी जख्मी जरूर हुआ होगा। कॉप्टर भी जख्मी हुआ था और आर्जी तौर पर दुश्मन से निजात मिल गई थी। अचानक मेरे पैरों तले कश्ती टकमगाई। मैं गिरते गिरते बचा। चीना चिल्लाई, मेरे खुदा, इसमें सुराख हो गया है। कॉप्टर से चलाई गई एक गोली कारगर साबित हुई थी। इसने कश्ती के वस्ती हिस्से में दाएं जानिब सुराख कर दिया था। कश्ती की हवा खारिज हो रही थी। रफ्तार तेज करो, मैंने सुराख पर हाथ जमाते हुए कहा। जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचने की कोशिश करो। मेरे हाथ से दबाने के बावजूद हवा निकलने की रफ्तार बरकरार रही थी। मैंने जरा झुक कर देखा तो सारा ही पहलू छलनी नजर आया। कॉप्टर के गनर का चलाया आखिरी ब्रस्ट काम कर गया था। कश्ती की हवा बरकरार रखना नामुमकिन था। झाड़ियों के दरमियान नजर आने वाला साहिल कोई 100 गज के फासले पर था। चीना ने इंजन को पूरी रेस दे रखी थी, मगर हवा खारिज होने की वजह से कश्ती की रफ्तार न होने के बराबर रह गई थी। मेरे खुदा, लगता है मैं फिर पानी में तैरना पड़ेगा। जीना दहशत ज़दा होकर बोली। मुझे इसका ख्याल दुरुस्त लग रहा था। कश्ती पर से बोझ कम करने के लिए हमने सिवाय 3 राइफलों के बाकी सारा असलहा पानी में फेंक दिया और जब कश्ती में पानी भरने लगा तो ये राइफलें और बाकी मैगजीन भी फेंक दिए।